हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में 86 लेक्चर सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 46 को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ही सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 46 के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, साम्यवादी घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुई। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1846 में, ऑप्शन नंबर बी 1847 में, ऑप्शन नंबर सी 1848 में और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी 1849 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ष 1848 में। साम्यवादी घोषणा पत्र लंदन में फरवरी 1848 में प्रकाशित हुई। यह वैज्ञानिक कम्युनिज्म का कार्यक्रम संबंधी दस्तावेज है। इसमें सर्वप्रथम सर्वहारी के क्रांतिकारी सिद्धांतों की एक संक्षिप्त और सरल व्याख्या की गई थी। इसके लेखक कार्ल मार्क्स व एंगल्स हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा सेकंड क्वेश्चन है, किसने तर्क दिया है कि विकसित उत्तर पूंजीवादी समाजों में वर्गों की उत्पत्ति सत्ता द्वारा संचालित समितियों के पदों से हुई है? तो यह किसका तर्क है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि राल्फ डेरेनडार्फ का। राल्फ डेरेनडार्फ ने तर्क दिया है कि विकसित उत्तर पूंजीवादी समाजों में वर्गों की उत्पत्ति सत्ता द्वारा संचालित समितियों के पदों से हुई है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। आज हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है? किसने देखा है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है V.I. लेनिन ने, ऑप्शन नंबर बी L. अल्थुजर ने, ऑप्शन नंबर सी लेविस कोर ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी A.R. देसाई ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेविस कोजर ने। किसने? लेविस कोजर ने। कोजर ने बताया कि सामाजिक संघर्ष तनाव के कारण भी हो सकता है। सामाजिक संघर्ष के दो कारण होते हैं, पहला संगठनात्मक परिणाम तथा दूसरा विघटनात्मक परिणाम। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेविस कोजर ने। ठीक है, लेविस कोजर ने। आज हमारा अगला प्रश्न है, औद्योगिक समाज के विश्लेषण में स्वयं में वर्ग एवं स्वयं के लिए वर्ग शब्दों का प्रयोग किसने किया है? किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज सिमेल ने, ऑप्शन नंबर बी L.A. कोजर ने, ऑप्शन नंबर सी मैक्स वेबर ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक साम्यवाद के जनक माने जाते हैं। उन्होंने औद्योगिक समाज के विश्लेषण में स्वयं में वर्ग तथा स्वयं के लिए वर्ग शब्दों का प्रयोग किया है। अपनी पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी में भी एक स्थान पर वर्ग की व्याख्या की है। उनकी एक निश्चित धारणा थी कि पूंजीवाद समाज की एक बड़ी विशेषता वर्ग है। इस पुस्तक में मार्क्स और एंगल्स ने स्वयं में वर्ग तथा स्वयं के लिए वर्ग दो नई अवधारणाएं दी हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर बी इमानुएल दुर्खीम ने, ऑप्शन नंबर सी मैक्स वेबर ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी E.V. टेलर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इमानुएल दुर्खीम ने। दुर्खीम ने धर्म का सामाजिक सिद्धांत प्रतिपादन किया और धर्म के समाजशास्त्री अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस संबंध में उन्होंने एक पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 लिखी है। संक्षेप में दुर्खीम ने धर्म की व्याख्या निरीक्षण योग एक तथ्य के रूप में की है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें और यदि आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए गए अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट है उन सभी के PDF अवेलेबल है, जिसे आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए रेगुलर इवनिंग में 10 PM पे एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, जो कि 86 लेक्चरर के ऊपर जो है करवाया जा रहा है, जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन आप लोगों को जो है आप लोगों से पूछे जाते हैं और उसका जो आंसर की है वो रेगुलर 11 साढ़े 11 बजे जो है आप लोगों को जो है प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो यदि आप मॉक
मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है, जहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड जीएस का पोर्शन भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए कवर करवाया जा रहा है। तो यदि आप जीएस के पोर्शन को मिस करें तो आप लोग जो है उसको मिस ना करें। आप लोग जो है जीएस के जितने भी प्रैक्टिस सेट अभी तक प्रोवाइड किए गए हैं, आप लोग उन सभी को एग्जाम से पहले सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम में काफी हेल्प देखने को मिलेगी। ठीक है। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जीआरसी लेक्चर के जस्ट अगले दिन से आप लोगों के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराई जाएगी, और साथ ही साथ उसका भी मॉक टेस्ट टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए भी तैयार रहें। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज हमारा अगला प्रश्न है, कोलिंस का संघर्ष सिद्धांत बहुत हद तक प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए मैक्स वेबर एवं इमाइल दुर्खीम से। ऑप्शन नंबर बी है घटना विज्ञान एवं निजात पद्धति विज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स एवं आर डेरेनडार्फ से। और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी प्रकारवाद एवं नव प्रकारवाद से। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घटना विज्ञान एवं निजात पद्धति विज्ञान से। कॉलिंस की गणना फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के युवा वामपंथी समाजशास्त्री में की जाती है। कॉलिंस का संघर्ष सिद्धांत सामाजिक संस्करण पर आधारित है। कॉलिंस का संघर्ष सिद्धांत घटना विज्ञान एवं निजात पद्धति विज्ञान को काफी हद तक जो है प्रभावित किया है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, डेरेनडार्फ का संघर्ष सिद्धांत किस पर पूर्णतया आधारित है? ऑप्शन नंबर ए सत्ता के संबंधों पर। ऑप्शन नंबर बी वर्गों के संबंधों पर। ऑप्शन नंबर सी जातियों के संबंधों पर। और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी प्रजातीय संबंधों पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सत्ता के संबंधों पर। डेरेनडार्फ ने संघर्ष के संरचनात्मक कारणों को ढूंढने का यत्न किया है। उनके अनुसार मात्र आर्थिक संबंध ही संघर्ष का कारण नहीं है, अपितु सत्ता शक्ति के संबंध में भी संघर्ष को जन्म देते हैं। डेरेनडार्फ मानते हैं कि समाज के दो चेहरे हैं तथा संघर्ष और मैत्रिक यानी कि सामंजस्य, इन दोनों के बिना समाज का अस्तित्व संभव नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पूर्व आवश्यकताएं हैं, या दोनों विकल्प ना होकर एक दूसरे के पूरक है। इस प्रकार डेरेनडार्फ का संघर्ष का सिद्धांत सत्ता के संबंधों पर पूर्णतया आधारित है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, वेबर के मतानुसार जीवन अवसरों में अंतर किसके अनुसार यानी कि आधार पर होता है? ऑप्शन नंबर ए समुदाय। ऑप्शन नंबर बी जाति। ऑप्शन नंबर सी वर्ग। और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी समूह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ग। एक वर्ग व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिनकी किसी समाज में समान परिस्थिति, पद, स्तर और साझा जीवन शैली होती है। वेबर के मतानुसार जीवन अवसरों में अंतर वर्ग के आधार पर होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, संघर्ष की प्रकृति के बारे में सूत्र किसने प्रस्तुत किए हैं? ऑप्शन नंबर ए मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर बी सिमेल ने। ऑप्शन नंबर सी डेरेनडार्फ ने। और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी कोजर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेरेनडार्फ ने। डेरेनडार्फ जर्मनी में पैदा हुए थे। ये यूरोपीय आर्थिक सामुदायिक कमिश्नर भी रहे हैं। डेरेनडार्फ का प्रमुख योगदान वर्ग सिद्धांत, वर्ग संघर्ष और भूमिका सिद्धांत के क्षेत्र में है, और उन्होंने ही संघर्ष की प्रकृति के बारे में सूत्र प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, सभ्यता के विकास के लिए खानाबदोश एवं खेतिहर के मध्य संघर्ष आधारभूत होते हैं। इस मान्यता पर आधारित समाज के संघर्ष के एक सिद्धांत को किसने विकसित किया है? किसने विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इब्न खालदून ने। ठीक है। सभ्यता के विकास के लिए खानाबदोश एवं खेतिहर के मध्य संघर्ष आधारभूत होते हैं। इस मान्यता पर आधारित समाज के संघर्ष के एक सिद्धांत को इब्न खालदून ने विकसित किया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, समाजशास्त्री के लिए धर्म है एक। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक घटना। ऑप्शन नंबर बी है व्यक्तिगत घटना। ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक घटना। और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी सांस्कृतिक घटना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामाजिक घटना। समाजशास्त्री के लिए धर्म एक सामाजिक घटना है। दुर्खीम ने धर्म के समाजशास्त्री अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस संबंध में उनकी एक पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ है, जिसमें उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया है कि यह मानव प्रणाली ही है जिसने ईश्वर की सृष्टि अपने सामाजिक अस्तित्व को बनाए रखने में की है।
यही नहीं, यह मानव ही है जिसने ईश्वर जैसी सत्ता के अस्तित्व में विश्वास पैदा किया है। ईश्वर वस्तुतः समाज की ही जो है छद्मवेश है। सामाजिक रूप में व्यक्तिगत समाज की ही पूजा करते हैं। समाज ही वास्तविक देवता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष की अवधारणाएं किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन नंबर ए मैक्स वेबर ने, ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज सिमेल ने, ऑप्शन नंबर सी आर के मर्टन ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी टालकट पार्सन्स ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जॉर्ज सिमेल ने। मैक्स वेबर के समकालीन जर्मन समाजशास्त्री और मूर्ता दार्शनिक जॉर्ज सिमेल की गणना समाजशास्त्र के दिग्गजों में की जाती है। सिमेल ने न केवल अंतरक्रियाओं के माध्यम पर जोर दिया, अपितु इन्होंने संघर्ष के अध्ययन पर भी जोर दिया है। उन्होंने सामाजिक संघर्ष का अध्ययन कर उनके प्रकारों का भी उल्लेख कर आंतरिक और बाह्य संघर्ष की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, परिवर्तन को सभी समयों में सामाजिक व्यवस्था की एक आवश्यक दशा के रूप में कौन मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रकारवादी, ऑप्शन नंबर बी संघर्ष सिद्धांतकार, ऑप्शन नंबर सी अंतःक्रियावादी और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी संरचनावादी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संघर्ष सिद्धांतकार। संघर्ष सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन निरंतर होते हैं और उनकी उत्पत्ति सामाजिक संरचना में अंतर्निहित है तथा यह और विशेष संघर्षों से जो है होती है। अर्थात संघर्ष सिद्धांतकार परिवर्तन को सभी समयों में सामाजिक व्यवस्था की आवश्यक दशा के रूप में मानते हैं। संघर्ष सिद्धांत के प्रणेता जॉर्ज सिमेल को माना जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने दावा किया है कि सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता यानी कि एनोमी है? ऑप्शन नंबर ए आर के मर्टन, ऑप्शन नंबर बी टालकट पार्सन्स, ऑप्शन नंबर सी इमाइल दुर्खीम और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी एच एम जॉनसन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इमाइल दुर्खीम ने। दुर्खीम ने एनोमी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबोरियन इन सोसाइटी में किया, जिसने बाद में अपनी पुस्तक सुसाइड में पूर्णतः विकसित किया है। दुर्खीम का मानना है कि सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता यानी कि एनोमी है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्य वर्ग की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर डेरेनडॉर्फ ने। मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्य वर्ग की अवधारणा का प्रतिपादन राल्फ डेरेनडॉर्फ ने किया है। इनका प्रमुख योगदान वर्ग सिद्धांत यानी कि वर्ग संघर्ष तथा भूमिका सिद्धांत के क्षेत्र में है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में की है? ऑप्शन नंबर ए पीटर बर्गर, ऑप्शन नंबर बी रेमंड फर्थ, ऑप्शन नंबर सी थॉमस लुकमैन और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी इमाइल दुर्खीम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इमाइल दुर्खीम। दुर्खीम ने निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में की है। ये विचारने, अनुभव करने और व्यवहार करने के वे तरीके हैं जो व्यक्ति के अस्तित्व के जो है परे होते हैं तथा जिनमें बाध्यता या दबाव की शक्ति होती है, जिसके द्वारा वे व्यक्ति पर जो है नियंत्रण स्थापित करते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, समाज को समाज का एक प्राकृतिक विज्ञान किसने माना है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया ए आर रैडक्लिफ ब्राउन ने, ऑप्शन नंबर बी अगस्त काम्ते ने, ऑप्शन नंबर पी एम सोरोकिन ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी एल टी हाबहाउस ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अगस्त काम्टे ने। काम्टे ने समाजशास्त्र को समाज का एक प्राकृतिक विज्ञान माना है। प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। काम्टे ने ही सोशियोलॉजी शब्द की रचना की थी। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने सामाजिक विश्लेषण में पूंजीवाद की मनोभावना की अवधारणा को प्रयुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए मैक्स वेबर ने, ऑप्शन नंबर बी राल्फ डेरेनडॉर्फ ने, ऑप्शन नंबर सी डेनियल वेल ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी पीटर ड्रेकर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैक्स वेबर ने। सामाजिक विश्लेषण में पूंजीवाद की मनोभावना की अवधारणा को मैक्स वेबर ने प्रस्तुत किया है। उन्होंने पूंजीवादी समाज के बारे में तर्क देते हुए कहा है कि यह समाज सामाजिक कर्ताओं के व्यक्तिपरक मनोभावों से स्वतंत्र रूप से परिचालित होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है,
स्वतः स्फूर्त की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन नंबर ए है मैक्स वेबर ने, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है इमानुएल दुर्खीम ने, ऑप्शन नंबर सी है अगस्त काम्टे ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी विल्फ्रेडो पैरेटो ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इमानुएल दुर्खीम ने। दुर्खीम ने सामाजिक तत्वों की विशिष्टता के लिए सुई जेनरी अर्थात स्वतः स्फूर्त शब्द का प्रयोग किया है। इसका जो अभिप्राय है कि सामाजिक तथ्य अपने नितांत स्वतंत्र स्वरूप में विद्यमान रहता है। यह सामाजिक तथ्य समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इवन जीआरसी के एग्जाम में भी, यूपी पीजीटी के एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि तीनों एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्वतः स्फूर्त की अवधारणा किसने दी थी? यह इमानुएल दुर्खीम ने दी थी, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन नंबर है पीएस सोरोकिन ने, ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बी पैरेटो ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी आगबर्ड ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्ल मार्क्स ने। मार्क्स ने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उन्होंने अर्थव्यवस्था को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख एकल चालक यानी कि प्रेरक तत्व माना है। फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किसका नाम वर्ग संघर्ष से जुड़ा है? किसका नाम जुड़ा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मार्क्स का। मार्क्स वर्ग संघर्षवादी हैं। ऐसे व्यक्तियों के समूह के हिंसात्मक विरोध को वर्ग संघर्ष माना जाता है जो न्यूनाधिक मात्रा में अस्थायी रूप से एक दूसरे से जुड़े होते तथा जिन्हें सार्वजनिक रूप से उनके प्रशिक्षण सुविधाओं तथा प्रसिद्ध के आधार पर भिन्न माना जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, यांत्रिक एवं सावयवी एकता का विवेचन किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए ई दुर्खीम ने, ऑप्शन नंबर बी के मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर सी टी पार्सन्स ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी एम वेबर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इमानुएल दुर्खीम ने। यांत्रिक एवं सावयवी एकता का विवेचन दुर्खीम ने किया है। यांत्रिक एकता आदिम समाजों की विशेषता है जबकि सावयवी एकता जटिल समाजों की विशेषता है। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, इमानुएल दुर्खीम ने धर्म के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस एक वर्गीकरण का प्रयोग किया है? ऑप्शन नंबर ए है पावन एवं पतित, ऑप्शन नंबर बी दिया गया अनुष्ठानिक एवं अतिवादी, ऑप्शन नंबर सी है अलौकिक एवं धर्मनिरपेक्ष और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी पवित्र एवं लौकिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पवित्र एवं लौकिक। दुर्खीम ने धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास तथा कर्मकांडों की एक संगठित व्यवस्था है जो उन व्यक्तियों को एक एकल सामाजिक नैतिक समुदाय में बांटता है जो इसका अनुसरण करते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अंतःक्रिया, ऑप्शन नंबर बी तार्किक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी भावनात्मक क्रिया और लास्ट ऑप्शन नंबर डी परंपरात्मक क्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंतःक्रिया। अंतःक्रिया सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है। वेबर ने सामाजिक क्रिया के निम्न 4 प्रमुख प्रकार जो है बताएं। पहला है बुद्धि संगत, दूसरा है भावात्मक, तीसरा है मूल्यांकनात्मक और चौथा है परंपरानुगत। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 8 और लास्ट ऑप्शन नंबर डी टोटल 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टोटल 4। वो 4 कौन कौन से हैं? तो वह हैं बुद्धि संगत, भावात्मक, मूल्यांकनात्मक तथा परंपरानुगत। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, सत्ता को वैज्ञानिक, परंपरागत तथा चमत्कारी सत्ता से किसने वर्गीकृत किया है? किसने वर्गीकृत किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एम वेबर ने। ठीक है, मैक्स वेबर ने सत्ता की विवेचना शक्ति यानी कि पावर के रूप में की है और उन्होंने सत्ता के 3 रूपों की चर्चा की है। पहला है पारंपरिक सत्ता, दूसरा है तार्किक कानूनी सत्ता तथा तीसरा है करिश्माई सत्ता। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है,
अभिजातों के परिभ्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अभिजातों के परिभ्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए स्पेंगलर ने, ऑप्शन नंबर बी टाइनबी ने, ऑप्शन नंबर सी परेटो ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी सोरोकिन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि परेटो ने। अभिजातों के परिभ्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है यह परेटो ने किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक द माइंड एंड सोसाइटी में लिखा है कि समाज अनिवार्य रूप से दो वर्गों में बटा रहता है, विशिष्ट वर्ग और गैर विशिष्ट वर्ग या जनपुंज। विशिष्ट वर्ग में वे लोग आते हैं जो किसी भी कार्यक्षेत्र में सर्वोच्च योग्यता रखते हैं। विशिष्ट वर्ग के भीतर सत्तारूढ़ या शासकीय अभिजन और गैर सत्तारूढ़ या अशासकीय अभिजन होते हैं। समय के परिवर्तन के अनुसार गैर शासकीय वर्ग शासकीय अभिजनों से हटाकर जो है उनका स्थान ले लेता है। इसे अभिजनों की अदला बदली या संचलन कहा जाता है। परेटो ने अभिजन सिद्धांत में अपनी विचारधारा की पुष्टि करते हुए लिखा है कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन यह भी कभी कभी पूछा जाता है कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, यह जो है किसने कहा? यह जो है परेटो ने कहा है कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञान के विकास के 3 स्तरों के नियम का प्रस्ताव किसने दिया है? ऑप्शन नंबर ए है दुर्खीम ने, ऑप्शन नंबर बी अगस्त काम्टे ने, ऑप्शन नंबर सी मार्क्स ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी पार्सन्स ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अगस्त काम्टे ने। अगस्त काम्टे ने ज्ञान के विकास के 3 स्तरों का उल्लेख अपनी कृत द कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी में जो है निम्न प्रकार से किया। जैसे पहला है धार्मिक स्तर, दूसरा है तात्विक स्तर तथा तीसरा है प्रत्यक्ष स्तर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का प्रतिपादक है? तो कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अगस्त काम्टे। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा के प्रतिपादक अगस्त काम्टे हैं। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो परम सत्य की खोज का परित्याग करता है और ऐसी घटनाओं के नियमों की खोज पर बल देता है जिन्हें इंद्रिय आधार पर देखा या परखा जाना संभव है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार कौन एक सामाजिक तत्व की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक तत्व की प्रकृति अमूर्त होती है, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक तत्व व्यक्ति के से बाह्य होते हैं, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक तत्व में बाध्यता की विशेषता होती है और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी सामाजिक तत्व व्यधिकीय तथा सामान्य दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तत्व क्रिया संपादित करने यानी कि व्यवहार करने, विचार करने और अनुभव करने के ऐसे तौर तरीके होते हैं जो व्यक्ति के अस्तित्व से परे यानी कि बाह्य होते हैं तथा जिनमें बाध्यता यानी कि दबाव की शक्ति होती है, जिनके द्वारा वे व्यक्ति पर नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक क्रिया के विवरण वर्गीकरण का सही क्रम क्या है? पहला दिया गया है परंपरागत क्रिया, दूसरा है तार्किक क्रिया, तीसरा दिया गया है मूल्यांकनात्मक क्रिया और चौथा है प्रभावात्मक क्रिया। यहाँ पे कूट दिया गया है यानी कि इन्हीं कूट के अनुसार हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि पहले नंबर पे आएगा परंपरागत क्रिया, दूसरे नंबर पे आएगा प्रभावात्मक क्रिया, तीसरे नंबर पे आएगा मूल्यांकनात्मक क्रिया और चौथे नंबर पे आएगा तार्किक क्रिया। ठीक है, वेबर के सामाजिक क्रिया का सही क्रम पहला है परंपरागत क्रिया, दूसरा है प्रभावात्मक क्रिया, तीसरा है मूल्यांकनात्मक क्रिया और चौथा है तार्किक क्रिया। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, वरस्तेहन उपागम से किसका नाम जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए दुर्खीम का, ऑप्शन नंबर बी एफ टानिच का, ऑप्शन नंबर सी मैक्स वेबर का और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी वी पैरेटो का। फ्रेंड्स, यहाँ भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वरस्तेहन उपागम किसका से जो है किसका नाम जुड़ा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैक्स वेबर का। वरस्टेहन उपागम का विचार मैक्स वेबर का है। वरस्टेहन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अभिप्राय अंतर्दृष्ट अथवा व्यक्तिगत बोध से या बोध या जो है समझ से है। ठीक है, जो एक व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रिया तथा दूसरे के भूमिकाओं के निर्वाह द्वारा जो है प्राप्त करता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है,
मार्क्स के साथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के सहलेखक कौन है? ऑप्शन नंबर है हीगल, ऑप्शन नंबर बी मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है एफ एंजल्स और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी पैरेटो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एफ एंजल्स। बहुप्रसिद्ध कृति कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की शुरुआत इन शब्दों से हुई, आज तक के विद्यमान सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है मार्क्स तथा एंजल्स। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने यह तर्क दिया है कि हरित क्रांति व्यवस्था में संलग्न श्रमिक संगठित क्षेत्र में अस्थायी रोजगार की भांति था? ऑप्शन नंबर ए अशोक रुद्र, ऑप्शन नंबर बी जे मोहन राव, ऑप्शन नंबर सी वाई सिंह और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी ऑस्कर लेविस। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आप लोगों से पिछले प्रैक्टिस में पूछा गया था जिसका मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया था। तो आइए जानते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स आप लोगों से जो लास्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब आप उसके क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखते हैं तो इससे हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा फील होता है कि आप लोग जो है प्रैक्टिस को प्रॉपर जो है फॉलो करें, प्रैक्टिस को प्रॉपर जो है आप लोग पूरी तरह से सॉल्व करते हैं। इससे क्या होता है ना कि हमें आप सबके मैक्सिमम जितने भी मेंबर, मुझे लगता है मुझे 80 से 100 यानी कि 100 के आसपास स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नाम मुझे प्रॉपर्ली याद हो गए हैं कि वो कौन कौन स्टूडेंट है जो है प्रॉपर कमेंट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है मेंशन जरूर किया करिए कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए आपको क्वेश्चन का आंसर पता है नहीं पता है वो बात की बात है, बट अपने अनुसार यदि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप लोग इसी बहाने एक अपनी जो है अनुमानित आंसर दे दिया करिए, और जब आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में उस क्वेश्चन का आंसर बताया जाता है तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपने सही बताया था या गलत। यदि आपने सही बताया था तो ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में बिल्कुल रट जाएगा, और यदि आपने गलत बताया तो डेफिनेटली आपके माइंड में वो क्वेश्चन सेव हो जाना तय। क्योंकि अभी कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत बता देते हैं और बाद में वो क्वेश्चन हमें सही पता चलता है तो वो कभी हमसे भूलता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों से जो लास्ट में पूछे जाते हैं उसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अशोक रुद्र ने। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966 से 67 से हुई। ठीक है, 1966 या 67 से हुई है। हरित क्रांति का श्रेय जो है यह नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नॉर्मन बोरलॉग तथा भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय श्री स्वामीनाथन को जाता है। अशोक रुद्र के अनुसार हरित क्रांति कृषि व्यवस्था में संलग्न श्रमिक संगठित क्षेत्र में अस्थायी रोजगार की भांति था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा लास्ट प्रश्न है, समाज के अध्ययन में अगस्त काम्टे ने किस परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है? समाज के अध्ययन में अगस्त काम्टे ने किस परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है? ऑप्शन नंबर ए संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन नंबर बी है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन नंबर सी संघर्ष परिप्रेक्ष्य और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दें। और आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे क्या होगा कि आपके कमेंट को अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर कंसीडर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।